फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू जेन्युइन सिविल इंजीनियरिंग। एंड फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम स्टील स्ट्रक्चर से हमने शॉर्ट नोट्स की वीडियो स्टार्ट की हैं। इसमें शॉर्ट नोट्स के सारे हमने जो अभी तक कंप्रेशन मेंबर के जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब फ्रेंड, जो एक लास्ट टॉपिक रहता है जो हम कल कॉलम बेस पढ़ रहे थे, उसमें जो लास्ट जो बेस था, स्लैब बेस ना ग्रिलेज बेस था, उसको हम आज कंप्लीट कर देंगे। और आज आपका कंप्रेशन मेंबर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो टेंशन मेंबर है वो स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैंने कल बताया था कि स्लैब बेस और गजेटेड बेस पढ़ाया था। तो फ्रेंड, जो स्लैब बेस और गजेटेड बेस होते हैं, ये जो स्लैब बेस है वो बहुत लाइट स्ट्रक्चर्स के लिए हम यूज़ करते हैं और बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, इसलिए उसको हम यूज़ करते हैं, बट वो लाइट स्ट्रक्चर के लिए यूज होगा। वहीं फ्रेंड्स, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो गजेटेड बेस था उसमें जो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो गजेट प्लेट के कारण क्या होता है, जो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है किसके कंपेरेटिव टू स्लैब बेस। तो फ्रेंड्स, वही जो स्लैब बेस आ जाता है, जो गजेटेड बेस आ जाता है, वो थोड़ा सा हैवी लोड के लिए भी हम डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें जो रिक्वायरमेंट पड़ी कि बहुत ही ज़्यादा हैवी लोड और एक्सेंट्रिक लोड होते हैं जो, और उस केस में और एक्सेंट्रिक लोड और जो ये लोड हैं हमें वो लार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो लार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, अगर उस केस में अगर हम स्लैब बेस को और गजेटेड बेस को डिज़ाइन करते हैं तो हमें वो बहुत ही अनइकोनॉमिकल पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या, क्योंकि वहाँ पे जो हमें जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट बहुत लार्ज एरिया पे करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो सोइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है वो भी क्या है, बहुत कम है। तो उस केस में हमने फ्रेंड एक रिक्वायरमेंट आई कि क्या है कि ऐसा क्या हम एक कैसा कॉलम बेस बनाएं कि जिससे हम मैंने जो लोड है वो लार्ज एरिया पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ, और क्या हो कि बहुत ही जब सोइल की बियरिंग कैपेसिटी है वो कम है तो उस केस में भी वो क्या है, सेटिस्फाई कर सके जो डिजाइन है हमारा। तो फ्रेंड, वहाँ पे तब रिक्वायरमेंट पड़ी हमें क्या, ग्रिलेज बेस की। तो ग्रिलेज बेस फ्रेंड, जैसे कि बहुत ही हैवी स्ट्रक्चर्स, हैवी लोड जो आ रहा है, उस केस में हम ग्रिलेज बेस को डिजाइन करेंगे। तो फ्रेंड, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्या है कि ग्रिलेज बेस जो है, इसमें क्या होता है, ग्रिलेज बेस में कुछ नहीं है फ्रेंड, ये बहुत ही इजी इसका जो डायग्राम है वो बहुत इजी है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो इसमें क्या है, दो टीयर में बीम्स को, दो टीयर मैंने एक फिक्स नहीं है कि दो ही टीयर होंगी, इसमें मोर देन 2 टीयर्स भी हो सकते हैं, पर जनरली हम क्या लेते हैं, दो टीयर लेते हैं बीम्स के। एक तो ये आप देख रहे हैं कि जो आई सेक्शन है, इसके जो ये फ्लैंजेस हैं, ये दो लाइन्स है ये, तो ये क्या है, लोअर टीयर है। वहीं जो ये है आपको आई सेक्शन दिख रहे हैं ये ऊपर वाले टीयर में, तो ये क्या है, अपर टीयर ऑफ बीम है। तो फ्रेंड्स, जो इसके ऊपर क्या है, ये बेस प्लेट है, ये इस टाइप से ये बेस प्लेट है, ये रेड कलर से जो प्लेट है। यहाँ पर जो ये कॉलम है, कॉलम को क्लीट एंगल्स के थ्रू हमने क्या, क्लीट एंगल्स हैं जो ये, इनके थ्रू हमने बेस प्लेट से और जो बीम टीयर से इनसे कनेक्ट किया है। तो इस टाइप से फ्रेंड, इसमें जो ग्रिलेज जो ये बेस है, इसमें हम जो ग्लेज कॉलम बेस है, इसमें हम क्या करते हैं, ये इसका क्या होता है, एक पूरा क्या होता है, जर्नल एक जो क्या होता है, जो जर्नल इसके जो इरेक्शन होता है इस टाइप से होता है कि एक लोअर टीयर बीम होगी, एक अपर टीयर बीम होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है बीम की लेयर। वहीं जो ये क्या होगा, बेस प्लेट होगी, फिर क्लीट एंगल्स होंगे जिसके थ्रू जो कॉलम कनेक्ट होगा बीम्स और जो बेस प्लेट है। वही फ्रेंड्स, अगर इसका प्लान देखते हैं हम, तो जो अगर हम सिर्फ जो अपर लेयर जो अपर टीयर है और लोअर टीयर को का प्लान देखते हैं, तो उस टाइप से क्या हो जाएगा, ये हमारी जो इस टाइप से हैं, ये अपर वाले बीम है, अपर लेयर जो ब्लैक वाले हैं। तो ब्लैक वाले हैं तो उनकी क्या हो जाएगी, सीधे एकदम डार्क लाइन आ जाएगी। वहीं यहाँ भी सेम हो जाएगा, यहाँ भी सेम हो जाएगा, ये सारी डार्क लाइन आ जाएगी क्योंकि अपर टीयर है वहाँ, वो हमें पूरे दिख जाएंगे। और जो सिर्फ क्या होगा, फ्लैंज का ऊपर जो है प्रोजेक्टेड एरिया है, फ्लैंज दिखेंगी हमें, इसलिए फ्रेंड हमें सीधा सिंपल ये इस टाइप से बीम दिखेगी। वहीं अगर जो ये लोअर टीयर है, तो लोअर टीयर क्या है, इसके अक्रॉस है, वो अपर टीयर के अक्रॉस है, परपेंडिकुलर है दोनों। तो उस केस में एक बीम ये होगी, 1 2 एंड 3, इस टाइप से ये जो ये बीम है इसके नीचे होंगी ये वाली ये लोअर टीयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉटेड है, क्योंकि ये क्या है, उसके नीचे है। तो इस टाइप से फ्रेंड ये अरेंजमेंट होता है, ये अपर टीयर एंड लोअर टीयर का एट ए राइट एंगल पे होता है। और फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि आपका माइंड में एक कंफ्यूजन आएगा कि जो ये बीम्स हैं ये एक दूसरे की ओर भी क्या हो सकती हैं, एक दूसरे जो बीम है दोनों वो क्या हो सकती है, एक दूसरे की ओर डिस्प्लेस हो सकती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इनको रोकने के लिए फ्रेंड यहाँ पर क्या होता है, ये पाइप सेपरेटर यूज करते हैं हम, और पाइप सेपरेटर इस टाइप से, जो लोअर टीयर में है तो ये पाइप सेपरेटर इस टाइप से हम यूज करेंगे। वहीं अपर टीयर में भी ये पाइप सेपरेटर हम यूज कर रहे हैं, ये पाइप सेपरेटर हो गए ये वाले। तो इस टाइप से फ्रेंड ये क्या है, एक डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस को ये
क्या करते हैं, बनाए रखते हैं दो फ्लैंजों के बीच में, दो बीम्स की फ्लैंजों के बीच में हम ये जो एक मिनिमम डिस्टेंस ये क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। कौन, पाइप सेपरेटर्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि जो ये जो मिनिमम डिस्टेंस होती है जो बनाए रखनी होती है वो क्या होती है, 75 mm होती है। ठीक है फ्रेंड, तो आगे देखते हैं नोट्स में, तो चलते हैं कि व्हेन कॉलम इज सब्जेक्टेड टू हैवली लोड। ठीक है फ्रेंड, जब कॉलम क्या हो, बहुत ही हैवली लोड के लिए सब्जेक्टेड हो, रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट ऑन लार्ज एरिया। ठीक है, जहाँ पर जो क्या है जो लोड है उसको लार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जो ये स्लैब बेस और जो जहाँ पर गजेटेड बेस और स्लैब बेस क्या है, अनइकोनॉमिकल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको नोट कीजिए आप। वहीं सेकंड क्या है, जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल है वो भी क्या है, बहुत ही लो है। जो बियरिंग कैपेसिटी है सोइल की वो भी क्या है, बहुत लो है, इसलिए तो हमें लार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहीं से यहाँ का ग्रिलेज जो बेस है इसका कॉन्सेप्ट आया। वहीं इसको हम 2 और मोर टियर में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ पर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनकेज माने ये क्या होता है, जो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होता है, इनकेज होता है। किसमें होता है, ये कंक्रीट में इनकेज होता है। कंक्रीट क्या होती है, कंक्रीट होती है ये पूरी, उससे फिल हो रखा रहता है ये क्या, सारे बीम्स जो अपर टियर हैं लोअर टियर सारे क्या होता है, कंक्रीट से क्या होता है, इनके बीच में जो स्पेस है उसमें कंक्रीट फिल होती है। और इनकेज कंप्लीटली इन कंक्रीट हैविंग क्यूब स्ट्रेंथ, एक ऐसी कंक्रीट में हम इसको एम्बेडेड करेंगे जिसकी जो क्यूब स्ट्रेंथ होगी, जो 28 डेज पे हम क्यूब स्ट्रेंथ निकालते हैं वो क्या होनी चाहिए, 16 MPa से ज़्यादा होनी चाहिए, या अप टू 16 MPa तक होनी चाहिए, या उससे ज़्यादा होनी चाहिए एट 20, जो ये क्या है 28 डेज मीन जो 28 डेज की जो इसकी जो हाँ इनकेस्ड ये जो कंक्रीट है जिसमें ये क्या है, हमने जो बीम है ये अपर टियर एंड लोअर टियर को हमने इनकेस कर रखा है, वो क्या होनी चाहिए, उनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आपको पता है वो 16 MPa से ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। वही जो परमिसिबल स्ट्रेस है इसमें, अगर ऑर्डिनरी बीम हम देखते हैं तो वो क्या है, नॉर्मली रहते हैं, ओपन रहते हैं, एक्सपोज रहते हैं। बट इस कंफिगरेशन में क्या है, ये क्या है, इनकेस्ड है। तो इनकेस्ड के कारण क्या होता है, इनकी जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो 33 एंड 1/3% क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि इनकेसिंग के कारण इनकेस्ड है ये। ठीक है, और 50% इंक्रीज ये तो कब है, नॉर्मल कंडीशन में, कि जब क्या है बीम सिर्फ इनकेस्ड है। बट अगर जब हम जो विंड लोड अर्थक्वेक लोड को हम भी उसको भी डिजाइन में कंसीडर करेंगे तो ये 50% इंक्रीज हो जाएगी क्या, परमिसिबल स्ट्रेस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको नोट कीजिए आप। अब पाइप सेपरेटर यूज टू फिक्स द फ्लैंजेस ऑफ बीम एट मिनिमम एज डिस्टेंस ऑफ 75 mm। तो जो मैंने अभी बात बताया था आपको कि जो पाइप सेपरेटर हैं ये यूज करते हैं हम कि ताकि जो बीम है एक मिनिमम फिक्स डिस्टेंस पर क्या रहे, एक दूसरे से सेपरेट रहे। तो उसके लिए हम पाइप सेपरेटर यूज कर रहे हैं। ये अपर बीम में, अपर टियर में इस टाइप से हमने ये किए, और लोअर बीम में इस टाइप से। तो ये पाइप सेपरेटर हम यूज करते हैं जो कि एक मिनिमम डिस्टेंस बनाए रखते हैं, जो फ्लैंज है उनकी एजेस के बीच में कितनी, 75 mm की डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ये बनाए रखते हैं। वही फ्रेंड चलते हैं कि जो इसमें जो मैक्सिमम शेयर होगा, मैक्सिमम शेयर कहाँ पर होगा, तो जो मैक्सिमम शेयर होगा फ्रेंड वो क्या होगा, एज ऑफ प्लेट पे मैक्सिमम शेयर प्रोड्यूस होगा। वहीं जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वो क्या होगा, सेंटर ऑफ बीम होगा, सेंटर ऑफ ग्रिलेज बीम जो बीम होती है उसके सेंटर पे क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। वहीं जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, W/8 L-A। ठीक है, तो W/8 × L-A। तो वही जो शेयर फोर्स हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, W/12 × L-A। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये ग्रिलेज जो फाउंडेशन है, जो ग्रिलेज जो बेस है, कॉलम बेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया और आप इसको नोट कीजिए। वैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आप PDF को निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स ये बहुत ही बेस्ट नोट है और बहुत ही मैंने कलेक्ट कर रखे बहुत मेहनत से। और फ्रेंड्स आपको जितना ज़्यादा हो उतनी लाइक एंड शेयर करनी है ये वीडियो, और आपको सपोर्ट करना है फ्रेंड, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से ये डेटा कलेक्ट कर रखा है और बहुत ही क्या है स्पेसिफाइड डेटा है ये IS 800 1984 से, और लेटेस्ट डेटा है फ्रेंड। वहीं आप यूनिट 4 में चलते हैं, टेंशन मेंबर आपको पता ही है। आगे चलते हैं फ्रेंड। तो आज हमारा कंप्रेशन मेंबर ये कंप्लीट हो चुका है, टेंशन मेंबर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो टेंशन मेंबर क्या है फ्रेंड, आपको पता है टेंशन मतलब क्या है कि जिससे भी किसी ऐसा फोर्स जिससे किसी भी जो मेंबर है उसकी क्या हो, लेंथ इंक्रीज हो जाए, तो वही क्या है, टेंशन मेंबर है। तो टेंशन मेंबर को कैसे में डिफाइन किया है, मेंबर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स। ठीक है, मेंबर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कॉल्ड टेंशन मेंबर। मींस एक ऐसा मेंबर जो क्या है टेंशन फोर्स के लिए सब्जेक्टेड है, और जो टेंशन फोर्स है वो क्या है, पैरेलल है इसकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, टेंशन मेंबर कहेंगे। वहीं फ्रेंड्स अगर हम जो ये टेंशन मेंबर है ये एक्सियली है, तो उस कंडीशन में जो मेंबर कहलाएगा व्हेन मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन। जब मेंबर क्या है एक्सियल टेंशन के लिए सब्जेक्टेड है
तो जो इसको क्या कहेंगे, एफिशिएंट इकोनॉमिकल मेंबर कहेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आपको पता ही है कि टेंशन मेंबर हम कहाँ कहाँ पे दिखने को मिलते हैं। जैसे आप ट्रस्ट में देखेंगे तो ट्रस्ट में क्या है, टाई बीम जो होती हैं, जो टाई होती है ट्रस्ट की, उसी को क्या है, वो क्या है, टेंशन मेंबर हैं। जैसे केबल स्ट्रेट ब्रिज देखते हैं तो वहाँ पे जो केबल स्ट्रेट ब्रिज है उनमें जो रोप्स होती हैं वो सारी क्या है, टेंशन मेंबर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही जगह आपको हर जगह मैंने आपके अपने ही घर में जो दिख जाएगी वो बीम है, वो भी क्या है, टेंशन है, उसमें फ्लेक्सुरल टेंशन आता है। वहीं बहुत सारी आपको जो मेंबर हैं वो सारे जैसे ब्रिजेज हैं, ब्रिजेज में गर्डर हैं, वो फ्लेक्सुरल टेंशन के लिए हैं। तो सारे फ्रेंड्स ये क्या है, टेंशन मेंबर हैं। ट्रस है, ट्रस में भी क्या होते हैं, टेंशन मेंबर हो गया। आपको मैंने जैसे बताया कि टाई बीम क्या है, सारे ये क्या है, टेंशन मेंबर है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट कि सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो टेंशन मेंबर तो आपको पता चल गया, तो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी इसकी टेंशन मेंबर की, वो पीटी से अगर हम डिनोट कर रहे हैं। तो फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना कि जो WSM है इसमें हम जो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी टेंशन मेंबर की, और वहीं जो LSM है इसमें जो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी टेंशन मेंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो पीटी को सिग्मा 80 इंटू ए नेट। ए नेट है फ्रेंड, यहाँ पे जो ए नेट क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है, और ये क्या है, नेट इफेक्टिव एरिया है। तो नेट इफेक्टिव एरिया के 4-5 केसेस है फ्रेंड जिनमें हमको एरिया ऑफ नेट एरिया को निकालना पड़ता है। उसी से हम क्या निकालेंगे, इसके जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसी से निकालेंगे हम नेट एरिया से। तो ए नेट है, और सिग्मा 80 आपको पता है कि परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सियल है। ठीक है, जो 0.6 और 5 में शुरू में मैं आपको बेसिक्स में जो बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स हैं जो स्टील स्ट्रक्चर के, उसमें मैंने आपको सारी परमिसिबल स्ट्रेस है नोट डाउन करवाई थी, अच्छे से डिस्क्राइब भी की थी। ठीक है फ्रेंड, तो 0.6 और 5 ये परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। और वहीं फ्रेंड चलते हैं, ये तो WSM है, नोट कीजिए फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट LSM में देखते हैं तो जो ये पीटी है ये मिनिमम ऑफ AG इंटू FY अपॉन 1.10। ये क्या है, 1.10 क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है जब हम यील्ड स्ट्रेस को यूज करेंगे। और वहीं AG क्या है, ये ग्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, तो इन दोनों में से मिनिमम। और दूसरा क्या है, A नेट 0.9 FU अपॉन 1.25। तो यहाँ पे जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है 1.25 है, और जो एरिया है वो 0.9 ए नेट है। तो फ्रेंड्स ये दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वही क्या होगा, LSM में क्या होगी, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। तो आप फ्रेंड यहाँ पर देख रहे हैं कि ए नेट जो यूज कर रखा हमने, इसको बिना इसके हम डिजाइन नहीं कर सकते हैं टेंशन मेंबर का। तो इनमें जो मिनिमम होगा वही क्या हो जाएगा, आपका परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगी LSM में। तो इस टाइप से फ्रेंड हम जो IS कोड है इसने ए नेट को डिजाइन करने के लिए, ए नेट के लिए निकालने के लिए बहुत 3-4 इसके क्या है, क्राइटेरिया है, 3-4 कंडीशनें आती हैं जो हम जिसमें हम ए नेट को कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन यही है फ्रेंड कि जब चेन रिवेटिंग हो, सिंपल जो चेन रिवेटिंग है जब, तो ए नेट है जब क्या है, व्हेन मेंबर रिवेटिंग। तो जो ए नेट है फ्रेंड इसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो इसकी 4 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये आपकी, व्हेन मेंबर रिवेटिंग इन चेन और जिगजैग। ठीक है, जब फ्रेंड क्या जो मेंबर है वो क्या है, चेन रिवेटिंग में है या जिगजैग में है। तो चेन में है तो उसके लिए अलग केस बनता है, और जब जिगजैग है तो उसके लिए अलग केस बनता है। तो जब चेन रिवेटिंग है फ्रेंड, आपको दिख रहा है ये चेन रिवेटिंग है इस टाइप से। ये सेक्शन 1 है, ये प्लेट है, इसकी जो विड्थ है वो क्या है, B है, और T क्या है, T क्या है, इसकी थिकनेस है। तो इसमें जो रिवेटिंग है, रिवेट लाइन, इस रिवेट लाइन में क्या 3 रिवेट है। तो फ्रेंड्स आप चाहे इसका नेक्स्ट सेक्शन इस सेक्शन पे निकालो, चाहे इस सेक्शन पे निकालो, चाहे तीसरे सेक्शन पे निकालो, चेन रिवेटिंग में हर सेक्शन पे क्या होगा, जो ए नेट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो उस कंडीशन में अगर हम फ्रेंड यहाँ पे तो 3 रिवेट हैं, बट अगर n रिवेट है कहीं पर, किसी भी चेन रिवेटिंग में n रिवेट है, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे ए नेट। सिंपल है फ्रेंड, जो B है इसकी टोटल विड्थ माइनस n इंटू डी, n मीन्स नंबर्स ऑफ रिवेट इन ए चेन लाइन, एंड D क्या है, ग्रॉस डाया है किसका, जो रिवेट का है, ग्रॉस डाया या डाया ऑफ होल है, इंटू T, जो T क्या है, थिकनेस ऑफ जो क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ क्या हो जाएगी, जो प्लेट है उसकी थिकनेस हो जाएगी T। तो ये है फ्रेंड नेट एरिया किस केस में, चेन रिवेटिंग में। तो आगे चलते हैं फ्रेंड, ये आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट चलते हैं, जब क्या होती है, स्टैगर्ड या जिगजैग रिवेटिंग होती है। तो स्टैगर्ड जिगजैग रिवेटिंग के केस में इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर फ्रेंड जो डायगोनल पिच होती हैं वो आपको लेकर चलना पड़ेगा। जो ये डायगोनल पिच होती हैं, डायगोनल पिच को कंसीडर करते हैं यहाँ इस टाइप से। आपको शुरू में जब बेसिक पढ़ रहे थे उस टाइम पर आपको जो डायगोनल पिच बताई थी तो यहाँ पर यूज होगी। तो डायगोनल पिच क्या होती है फ्रेंड, आप सभी को पता है डायगोनल पिच क्या होती है। जो एडजेसेंट रिवेट हैं,
एडजेसेंट रिवेट होते हैं दो अलग अलग रिवेट लाइन में, उनके बीच की जो ये डायगोनली जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल पिच कहेंगे। इस टाइप से ये डायगोनल पिच है, ये भी डायगोनल पिच है, ये भी डायगोनल पिच है, ये भी डायगोनल पिच है, फिर ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। इस टाइप से ये सेक्शन 1 हो गया। वही फ्रेंड्स अगर रिवेट में और इसमें बनाता हूँ इस टाइप से, आपको पता है क्या कि रिवेट क्या होते हैं, दूसरी जो चेन जो रिवेट लाइन है उसमें जो रिवेट होंगे वो फर्स्ट रिवेट लाइन के जितने भी रिवेट्स हैं उनके जो सेंटर में क्या होगा, जैसे ये 2 रिवेट है इनके सेंटर में ये वाला, 2 रिवेट है इनके सेंटर में ये वाला, 2 रिवेट है इनके सेंटर में, इसी टाइप से फिर ये थर्ड रिवेट लाइन आ जाएगी, फिर इसी टाइप से ये इंक्रीज होती रहेंगी। अब फ्रेंड्स देखते हैं हम यहाँ पे कितने सेक्शन बनते हैं इसमें। अगर सबसे पहले देखिए हम फ्रेंड, सबसे पहले देखिए फ्रेंड, तो सभी के माइंड में फर्स्ट सेक्शन यही आता है जो सिंपल है, ये 1 सेक्शन, ठीक है फ्रेंड। सेकंड सेक्शन फ्रेंड अगर देखते हैं हम कि ये क्या हो जाएगा, अगर इसी सेक्शन को मैं इस टाइप से लूँ, यहाँ इस टाइप से और इस टाइप से, तो सेकंड सेक्शन क्या हो जाएगा, ये इस टाइप से ये हो जाएगा सेकंड सेक्शन। वही थर्ड सेक्शन देखते हैं फ्रेंड, तो ये भी हो सकता है थर्ड सेक्शन। तो इस टाइप से मैंने 3 सेक्शन बना दिए, इनके मुझे नेम लिखूंगा तो आपको मैं सेक्शन इजीली आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे ये क्या हो सकता है, ये ए, ये बी रिवेट है, ये सी रिवेट है, ये डी रिवेट है, ये ई रिवेट है, ये एफ है, ये जी है। तो इस टाइप से ये ए बी सी डी ई एफ जी इस टाइप से ये रिवेट है। तो फ्रेंड्स चलते हैं कि सबसे पहले अगर हम सेक्शन 1 ना लिखकर मैं सीधा सेक्शन के नेम लिख देता हूँ, ए सी ई जी, ए सी ई जी। अगर इस पे आपको ए नेट निकालना है तो ये तो क्या है, सिंपल है, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था इस टाइप से सिंपल। क्या हो जाएगा, ये बी है, इसकी प्लेट की क्या है, प्लेट की विड्थ क्या है बी, तो क्या हो जाएगा बी माइनस एन डी। एन डी क्या हो जाएगा, एन क्या है आपको पता है, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 रिवेट है, डी इंटू थिकनेस, तो ये सिंपल है, मिनिमम है। वही फ्रेंड अगर मैं सेक्शन देखता हूँ ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, इस टाइप से ये सेक्शन देखता हूँ तो फ्रेंड्स आपको देखेगा कि सेक्शन ऐसा जाएगा इस टाइप से, ये तो ये स्टैगर्ड पिच है, जो ये जो डायगोनल पिच है इसमें आपको दिख रहा है कि जो सेक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जो डायगोनल पिच है ये इसको हम क्या कहेंगे, स्टैगर्ड पिच में जो एरिया बढ़ेगा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा वो कितना होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो हम नेट एरिया निकालेंगे, ए नेट क्या हो जाएगा, सिंपली ये बी है, बी माइनस एन डी, ठीक है फ्रेंड, प्लस जो भी ये स्टैगर्ड रिवेटिंग है इसमें देखिए आप कि कितने स्टैगर्ड पिच हैं, जो डायगोनल पिच है कितनी है, 1 ये है 1 है 2 यहीं पर है, ये वाली ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई और ये 4 हो गई, ये वैसे ही ये 5 हो गई और ये 6 हो गई। तो इस टाइप से 1 2 3 4 5 और 6 क्या है यहाँ पे स्टैगर्ड पिच हैं जो ये हैं। तो उसके लिए कितना बढ़ेगा, कितना मतलब अमाउंट में जो एरिया है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बढ़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, N1 क्या है, नंबर ऑफ स्टैगर्ड पिच, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो नंबर ऑफ क्या है स्टैगर्ड पिच है जो ये, इंटू P1 स्क्वायर अपॉन 4G। अब P1 क्या है फ्रेंड, ये है स्टैगर्ड पिच है, स्टैगर्ड पिच में ये वाली है P1, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये है P1। वहीं G1 देखते हैं फ्रेंड, अब जो G है, G क्या है, ये गेज है, गेज इनकी, तो गेज आपको पता है ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से ये क्या हो जाएगी, गेज लाइन हो जाएंगी, ये सारी गेज लाइन हो जाएंगी, गेज लाइन इस टाइप से ये फ्रेंड गेज लाइन हो जाएंगी। और जो ये डिस्टेंस है, ये 2 गेज लाइनों के बीच में जो भी ये डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, गेज डिस्टेंस हो जाएगी, ये सारी क्या है गेज है। इस केस में तो फ्रेंड आपको पता ही है क्या है कि अलग सेम क्या है, गेज डिस्टेंस है और पिच भी सेम है, तो इस केस में सिंपली ये फॉर्मूला हो जाएगा, N1 जो ऐड हो जाएगा जो सेक्शनल एरिया के लिए, जो ये जो स्टैगर्ड पिच है इसके लिए जो ऐड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, N1 P1 स्क्वायर अपॉन 4G। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, डिटो क्वेश्चन आता है कि जो स्टैगर्ड पिच है उसके लिए कितना क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होगा, वो यही टर्म दे देगा N1 P स्क्वायर अपॉन 4G। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड और नोट कीजिए आप। तो इस टाइप से ये हम ए नेट इस कंडीशन में निकाल देंगे, आपको पता चल गया। वही फ्रेंड अगर आपको इस टाइप से ये एरिया दे रखा होता है, ये और ये,
इस टाइप से देखिए फ्रेंड। अब इस केस में देखिए आप कि इस टाइप से यहाँ पर देखते हैं आप अगर, तो ये जी, ये क्या है, जी है, और यहाँ पर भी देखिए आप, ये भी जी है। आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड यहाँ पर कि ये जी, ये जो ये वाली गेज है, गेज डिस्टेंस है, ये क्या है, ये बड़ी है, और यहाँ पर क्या है, ये जी, ये छोटी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, G2, ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, वही जो P है, P तो आपको पता ही क्या है, ये सेम है, सेम रहेगी, ठीक है, दो लाइनों के बीच में सेम ही रहेगी। तो इस केस में ए नेट क्या आ जाएगा, ए नेट आ जाएगा आपका B माइनस एन डी प्लस प्लस क्या हो जाएगा कि ये वाला जो इस टाइप से जो ये हो जाएगा, इस वाले के लिए अलग हो जाएगा, इस वाले के लिए अलग हो जाएगा कि P1 स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1 ही है, ये इतने इतने गेज डिस्टेंस के में इतनी 1 ही क्या स्टेगर्ड पिच आ रही है, तो 1 आ जाएगा, n की जगह पे 1 आ जाएगा, P1 स्क्वायर अपॉन 4G1 प्लस P1 स्क्वायर, पिच तो सेम ही है, ये पिच तो सेम ही है, बट G क्या है, चेंज हो रहा है, P1 स्क्वायर अपॉन 4G2 इंटू T, ठीक है फ्रेंड। तो इस टाइप से ये आ जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है फ्रेंड यहाँ पर एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन में सभी को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि किस केस में क्या आएगा। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड, जब गजेट प्लेट के एक और आएगा तो वहां पर एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है। अब कांस्टेंट किस टाइप का होगा मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट जो दूसरी कंडीशन आएगी, ये फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ ली फ्रेंड। सेकेंड कंडीशन जो आती है कि एंगल सेक्शन सिंगल एंगल सेक्शन, सिंगल एंगल section connected with गजेट प्लेट, जो सिंगल एंगल सेक्शन है वो जब गजेट प्लेट के साथ कनेक्टेड होगा। किस टाइप से होगा फ्रेंड, ये आपकी गजेट प्लेट हो गई इस टाइप से, ठीक है फ्रेंड, और ये एंगल सेक्शन इस टाइप से। याद रहे फ्रेंड कि जो एंगल सेक्शन चूज कर रहे हैं आप, उसका जो लॉन्ग लेग होगा वो क्या होगा, गजेट प्लेट के साथ कनेक्ट रहेगा। ये आपको डिजाइन के समय याद रखना पड़ेगा, और उसी टाइप से आपको यहाँ पर एरिया लेने पड़ेंगे। आपको पता है फ्रेंड, लेट्स सपोज जो ये लेंथ है इसकी, इस लेग की, जो ये L1 है और ये है L2। यहाँ पर जो ये ग्रॉस डाया है वो क्या है, D है, माना इसका रिवेट का ग्रॉस डाया D। तो इस टाइप से फ्रेंड हम क्या कैसे में निकालेंगे, इसमें जो ए नेट है, जो ए नेट हो जाएगा फ्रेंड, ए नेट हो जाएगा जब क्या है कि सिंगल एंगल कनेक्टेड विथ गजेट प्लेट ऑन वन साइड ऑफ गजेट प्लेट। तो उस केस में क्या आ जाएगा, ये A1 प्लस A2 K। अब ये यहाँ पर आपको दिखेगा कि K क्या है, K सिंपल है फ्रेंड, K क्या है कि 3A1, जब एक ही एंगल हो तब 3A1, जब दोनों एंगल हो तब 5A1 आ जाएगा। तो ये एक एंगल है तो 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2 आ जाएगा, ये है फ्रेंड। और फ्रेंड अगर इसी को हम क्या कर दें कि 3A1 अपॉन 3A1 से पूरे ऊपर नीचे हम डिवाइड कर देते हैं, तो एक क्वेश्चन बन जाता है, नया क्वेश्चन, कि ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 3A1 गया तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 प्लस ये क्या हो जाएगा A2 अपॉन 3A1, और यहाँ बन जाएगा K की वैल्यू आपकी बन जाएगी, क्या हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस ये 3 है, 1/3 है, तो इसको मैं 0.33 लिख देता हूँ, और A2 अपॉन A1। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया, या हमने कहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला, 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और यही K की वैल्यू आ जाएगी, और ये इसके डिटो आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे यूथ में। तो उस केस में जो ए नेट आ जाएगा आपका, ए नेट इक्वल टू आ जाएगा A1 की जगह पे A1, A2 की जगह पे A2, और K की जगह पे हमने ये रख दिया, ये वैल्यू रख दी। तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन, तो 1 तो एज इट इज A2 ऊपर आ जाएगा, तो 1 प्लस 0.33 A2 अपॉन A1 आ जाएगा। तो ये नेट एरिया आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है फ्रेंड ये, आप इसको नोट डाउन कीजिए। और नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट केस पे चलते हैं फ्रेंड। ये चीजें आपको कांस्टेंट है, जो इसको ये जो के है इसकी वैल्यू आपको बहुत ही ज्यादा मैंने याद रखनी पड़ेगी। बस केस ही आपको रखना है कि सिंगल एंगल कनेक्टेड विद गजेट प्लेट ऑन वन साइड, ठीक है। सेकंड चलते हैं, थर्ड चलते हैं फ्रेंड की थर्ड जो केस है वो क्या है, थर्ड केस है कि डबल एंगल। इस केस में क्या है, डबल एंगल कनेक्टेड
with both each side of both side of होगा both side of गजट प्लेट बोथ साइड डबल एंगल कनेक्टेड विथ बोथ साइड ऑफ गजट प्लेट। तो बोथ साइड के केस है ये, तो उस केस में क्या आ जाएगा फ्रेंड, वो नॉर्मल केस है, उसमें आपको मैंने इसमें A1 A2 कैसे में कैलकुलेट करना है वो नहीं सिखाया। A1 फ्रेंड इस टाइप से आ जाएगा, A1 क्या हो जाएगा, जो कनेक्टेड लेग है उसका एरिया आ जाएगा A1। तो फ्रेंड A1 क्या हो जाएगा आपका L1 है, L1 माइनस फ्रेंड हम जो ये यहाँ तक लेंगे इसको यहीं तक लेंगे, और इतना जो एरिया है जो ये वाला पोर्शन है ये इस लेग के साथ लेंगे। तो जो ये टोटल लेंथ है L1 में से ये T/2 को माइनस करना पड़ा, इतने से नीचे वाला पोर्शन इसको माइनस करने पर तो क्या हो जाएगा L1 माइनस T/2 माइनस जो ये नेट एरिया निकाल रहे हैं ना, तो A1 नेट क्या आ जाएगा, ये इसको रिवेट को हमें डिडक्ट करना पड़ेगा, तो D इंटू टी का केस आ जाएगा। जब वेल्डेड हो तो वेल्डेड में क्या हो जाएगा, D रिवेट तो होगा नहीं, तो उस समय हम D को नहीं डिडक्ट करेंगे। वहीं A2 आपको पता है फ्रेंड्स L2, ये L2 है, इसमें भी हम T/2 को माइनस करेंगे, इतना एरिया ये वाला यहाँ से, क्योंकि जो इतना एरिया बचा था वो इसने कंपनसेट कर दिया यहाँ पे, तो L2 माइनस T/2 इंटू टी। ठीक है फ्रेंड, तो ये इस टाइप से ये A1 A2 भी आपको पता चल गया। वही फ्रेंड जो है डबल एंगल है वो दोनों साइड हैं गजट प्लेट के। याद रखना फ्रेंड, यहाँ पर भी जो लॉन्ग लेग होगी वही कनेक्टेड रहेगी किससे, गजट प्लेट से। इस टाइप से ये रिवेट है, डी डाया का है, ग्रॉस डाया, और इस टाइप से जो ये आपको पता ही है सबको। इसमें आ जाएगा जो ए नेट आ जाएगा, ए नेट ये क्या आ जाएगा A1 ए नेट आ जाएगा आपका, जो एरिया ग्रॉस एरिया है इन दोनों का, उसमें सिर्फ हम क्या कहेंगे, जो रिवेट है डिडक्ट एरिया ऑफ रिवेट। ठीक है फ्रेंड, एरिया ऑफ रिवेट को हमें क्या करना है, डिडक्ट करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। जब क्या है कि जो डबल एंगल है बैक टू बैक कनेक्टेड है ईच साइड ऑफ द गजट प्लेट है, इसके दोनों साइड क्या है, ये एंगल कनेक्टेड है। तो इस केस में तो सिंपल है कि जो ग्रॉस एरिया है उसमें से जो एजी है ग्रॉस एरिया, उसमें से हम रिवेट होल को डिडक्ट करेंगे। वही फ्रेंड जो चौथी कंडीशन आती है वो भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको इस कंडीशन में और इस कंडीशन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, बट अब नहीं होगा। जो डबल एंगल है, डबल एंगल कनेक्टेड वन साइड ऑफ गजट प्लेट बैक टू बैक है, इस टाइप से है फ्रेंड। ये गजट प्लेट है और इस टाइप से ये है, ठीक है, और ये इस टाइप से होंगे कनेक्टेड। कैसे होंगे, इस गजट प्लेट से इस टाइप से होंगे कनेक्टेड। लेट्स सपोज हम सेम रिवेट को यूज कर रहे हैं, सेम डाया वाला रिवेट, तो ये भी डी है। तो इस टाइप से फ्रेंड आपको पता चल जाएगा कि सेम है एंगल, माना इक्वल एंगल है, दोनों सेम ही है एंगल, और यहाँ पे ये L1 है आपको पता ही है, और ये L2 है, ये भी L1 ही है। चलते हैं फ्रेंड कि इसका क्या कैसे में निकालेंगे ए नेट। तो ए नेट फ्रेंड आ जाएगा आपका ए नेट इक्वल टू A1 प्लस A2 के। यहाँ पर भी के आ गया फ्रेंड, जब सेम साइड है तब हम के यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे भी सेम साइड है, बट यहाँ पे सिंगल था तो 3 आ गया। अब यहाँ पे डबल है तो डबल के केस में क्या आ जाएगा, के आ जाएगा 5 आ जाएगा डबल के केस में, 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ आ जाएगा आपका कि वही सेम 5 से हम 5A1 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/1 प्लस 0.2 A2, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है A2/A1, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये, और इसको आपको नोट करना है। और वही जो ए नेट में अगर इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो ए नेट इक्वल टू A1 प्लस A2/1 प्लस 0.2 A2/A1, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये, आप इसको नोट डाउन कीजिए, ये दोनों होंगे। जब फ्रेंड सिंगल एंगल हो तो तब तो कम ही आएगी वैल्यू 3A1, जब डबल एंगल हो तो ज़्यादा आ जाएगी 5A1। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये याद कीजिए, आप नोट कीजिए। यहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि A1 क्या हो जाएगा, A1 तो A1 हो जाएगा फ्रेंड 2 टाइम्स एक के लिए निकालेंगे हम, तो वही हो जाएगा
2 टाइम्स कर देंगे उसका L1 माइनस वही T/2 माइनस D इंटू टी, वही A2 है वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स L2 माइनस T/2। जब यहाँ पर वेल्डिंग हो जाएगी तो ये D हम हटा देंगे क्योंकि क्या है वेल्डिंग है। फ्रेंड ये डबल एंगल है, यहाँ डबल एंगल की जगह पे इस टाइप से ये गजट प्लेट के एक ही ओर क्या हो सकता है T सेक्शन भी हो सकते हैं, T सेक्शन भी हो सकता है। तो उसके लिए भी सेम कंडीशन होगी, ये सेम होगी। और यहाँ पर भी इस टाइप से हो सकता है कि ये गजट प्लेट है और इसमें भी T सेक्शन है दोनों ओर, तो सेम प्रोसेस होगी। बस आपको नेट एरिया निकालना, सेम प्रोसेस से आपको नेट एरिया निकालना है। तो फ्रेंड ये था आज का जो नेट एरिया था वो हमने कैलकुलेट करना सीखा है। और कल हम टेंशन मेंबर को कंटिन्यू करेंगे और कल कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड जो टेंशन मेंबर है। और इसमें फ्रेंड एक छोटा सा टॉपिक है फ्रेंड इसमें कि जो ये टेंशन मेंबर होते हैं सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, जब एक्सियल के लिए हैं तो उसके लिए तो हमने पढ़ दिया है। अब जो ये बेंडिंग के लिए हैं सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, तो उस केस में क्या आ जाएगा फ्रेंड, व्हेन टेंशन मेंबर subjected to bending, when tension member are subjected to bending, तो उस केस में फ्रेंड क्या आ जाएगा कि यहाँ पर एक बेंडिंग मोमेंट, जब एक्सियल तो हो गई, एक्सियल टेंशन लोड तो लगेगा ही इन पे, ठीक है फ्रेंड, वहाँ पर एक क्या आ जाएगा एक एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट भी वहाँ पे लगेगा। तो उस केस में जो अगर सेफ डिजाइन करना है हमें, तो सेफ डिजाइन के केस में एक इक्वेशन है उसको वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सेफ डिजाइन है सिग्मा, जो इक्वेशन है सिग्मा T1 डैश अपॉन सिग्मा T प्लस सिग्मा B डैश अपॉन सिग्मा B, ये लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। अगर ये इसको सेटिस्फाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो हमारा डिजाइन है वो सेफ हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंट टर्म है कि जो सिग्मा T डैश क्या है, सिग्मा T डैश क्या है फ्रेंड, कि जो ये मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस आ रही है, जो मेंबर है उसमें जो मैक्सिमम टेंसाइल, जो मैक्सिमम जो अलाउेबल, हाँ जो मैक्सिमम तो होगी वो, पर क्या होनी चाहिए विद इन अलाउेबल लिमिट, मैक्सिमम अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू एक्सियल लोड के कारण जो मैक्सिमम परमिसिबल जो मैक्सिमम अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू द एक्सियल लोड आ रही है। वहीं जो सिग्मा टी है ये क्या है, मैक्सिमम अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस, जो मैक्सिमम टी सिग्मा टी क्या है, जो मैक्सिमम अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस है जो उस मेंबर के लिए, तो क्या जाएगा सिग्मा टी। वहीं सिग्मा बी डैश देखते हैं फ्रेंड, सिग्मा बी डैश तो ये क्या है मैक्सिमम अलाउेबल बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू मोमेंट, जो बेंडिंग मोमेंट है उसके कारण जो आएगी ये सिग्मा बी डैश। आपको पता है फ्रेंड सो में हमने बेंडिंग इक्वेशन पढ़ी है, सिग्मा बी डैश क्या हो जाएगा वहां से m अपॉन आई इंटू वाई क्या है एक्सट्रीम फाइबर की जो डिस्टेंस है, आई आपको पता ही है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m जो बेंडिंग मोमेंट है, m क्या हो जाएगा p इंटू ई है, इस टाइप से ई क्या है एक्सेंट्रिसिटी है। तो इस टाइप से ये हम सिग्मा बी डैश को कैलकुलेट करते हैं। वहीं जो सिग्मा बी है ये क्या है मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, जो मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस है वो क्या आ जाएगी सिग्मा बी हो जाएगी। तो इस टाइप से फ्रेंड ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा इक्वेशन दे देते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में, आपको वो सॉल्व करनी है। तो फ्रेंड्स आप ये बहुत मेहनत से मैं आपके लिए लेक्चर्स बना रहा हूँ, आप इसको प्लीज़ फ्रेंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हर एस्पायरेंट्स तक पहुँचाइए। एंड फ्रेंड्स एक फ्रेंड थे उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि जो मैंने आपको वेल्डिंग कनेक्शन में जो बट वेल्ड पढ़ाया था, बट वेल्ड में फ्रेंड्स बट वेल्ड में जो परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं वो मैंने उनका गलत थोड़ा सा फॉर्मूला बता दिया था। गलत फॉर्मूला कुछ नहीं था, सिर्फ जो परमिसिबल स्ट्रेसेस थी वो मैंने शेयर स्ट्रेस ले ली उसमें बट वेल्ड में। बट वो क्या होती हैं, जो प्लेट की जो स्ट्रेंथ होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ उसको लेते हैं। एंड उसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड्स, और थोड़ा सा उस समय में जल्दी में था इसके कारण वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई फ्रेंड्स। और वो क्या हो जाएगी कि जो अगर सिंगल शेयर है, जो सिंगल बट जॉइंट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सिंगल के केस में आपको पता है कि 5/8 ऑफ थिकनेस टी मिनिमम इंटू एल इफेक्टिव है जो इंटू यहाँ पे सिग्मा जो टी एफ है,
जो प्लेट की जो ये क्या है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगी, ये हो जाएगी फ्रेंड उस केस में। वहीं ये किस केस में है, सिंगल बट जॉइंट, सिंगल बट जॉइंट। वहीं अगर डबल बट जॉइंट के केस देखते हैं, डबल बट जॉइंट का केस देखते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगी, टी इंटू एल इफेक्टिव इंटू सिग्मा टी एफ। और ये क्या है, सिग्मा टी एफ क्या है आपको पता है, ये परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ है। और ये डबल बट जॉइंट के केस में, ये सिंगल बट जॉइंट के केस है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।